Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss exercise 4.2 quadratic equation for class 10th. एक्सरसाइज 4.1 में हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और किस फॉर्म की होती है। तो हमने देखा था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो किस फॉर्म की थी। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो वो थी ax² + bx + c = 0। आज हम एक्सरसाइज 4.2 में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे। तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्लियर है? जब भी रूट्स लिखा आए तो उसका दूसरा नेम क्या होता है? सॉल्यूशन। तो हमें निकालना है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, हमें बाय फैक्टराइजेशन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं आपको पता है। सॉल्यूशन वो वैल्यूज होती हैं एक्स की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे और वो दोनों सॉल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, तो ये तो सॉल्यूशन की बात हुई। अब हम इसे निकालेंगे कैसे? बाय फैक्टराइजेशन हम वो सीखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास गिवन है इक्वेशन x² - 3x - 10 = 0। तो आप क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन आप करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हम फर्स्ट मेथड जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो जो ये मिडल टर्म है आपकी, इसे हमने स्प्लिट कर देना है दो टर्म में, उससे फिर हम अपने फैक्टर निकाल लेंगे। तो वो आपको कैसे करना है? पहले आपको कंपेयर करना है अपनी गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा 1। ax² होता है हमारे पास, a यहां पर गिवन नहीं है तो दैट मीन्स वो 1 है। क्लियर है? और प्लस bx है। b यहां पर क्या हो जाएगा? कंपेयर करेंगे तो -3 और कांस्टेंट c क्या है? -10। क्लियर है? तो हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी -3। हमें ऐसी दो वैल्यूज फाइंड करनी है जिनका हम सम करें। मान लीजिए मैंने वो दो वैल्यू p एंड q सपोज कर ली। ठीक है, हमने ऐसी दो वैल्यू फाइंड करनी है p एंड q जिनका अगर हम सम करें तो वो -3 के इक्वल आए। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट करें, अगर p q का प्रोडक्ट करें वो किसके इक्वल आए? a c के। a c का मतलब क्या है? यहां पर a इंटू c, मतलब a की वैल्यू 1 और c की -10। जब 1 इंटू -10 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? -10। ठीक है, तो हमें ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनका हम सम करें तो हमें -3 मिले, यानी b मिले, और अगर हम प्रोडक्ट करें उन्हीं वैल्यू का और वो हमें -10 मिले। तो हमने करना क्या होता है? जो हमारे पास प्रोडक्ट में वैल्यू आएगी उसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, उसके फैक्टर्स आपके पास ये बनेंगे 2, 5 या 1। तो यहां से आप, यहां पर तो दो ही वैल्यूज मिल रही हैं और हम देख भी रहे हैं कि अगर हम 5 और 2 को सपोज करें, अगर दो वैल्यूज को, और अगर हमें -3 चाहिए, इन्हें हम सम करें तो ये 7 आ रहा है। बट अगर हम 5 को -5 सपोज कर लें, -5 सपोज कर लें तो आपका ये सम करेंगे तो ये -3 आ रहा है, और अगर आप -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -10 आ रहा है। तो हमारी दोनों बातें प्रूव हो रही हैं। हमें ऐसी दो वैल्यूज क्या मिल गई? -5 एंड 2 मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपनी प्रोडक्ट वाली वैल्यू को फैक्टराइज करके सपोज करना है ऐसी दो वैल्यूज हम क्या ले सकते हैं जिनसे हमें जो सम है वो मिडल टर्म आ जाए और प्रोडक्ट करें तो वो AC के इक्वल आ जाए। तो आप इस तरह से वैल्यूज चूज करेंगे। ठीक है, तो हमें यहां पर दो वैल्यू मिल गई, -5 एंड 2। ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए किया है
काम, तो ये अभी हम साइड में रखते हैं। अभी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमने पहले अपनी कंपेयर की वैल्यू, a को 1 के इक्वल, b को -3, c को 10। अब हमें ऐसी दो वैल्यू मिल गई जिससे हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, -5 एंड 2। तो अब आप क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, x² एज इट इज, -3x की जगह आप लिखेंगे -5x प्लस 2x, और लास्ट टर्म भी एज इट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है आपके फैक्टराइजेशन में। क्लियर? ये स्टेप अगर आपको समझ आ गया तो आप आगे कर सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको दो ही वैल्यूज ऐसी फाइंड करनी है जिससे आप मिडल टर्म को स्प्लिट करके लिख सकें। क्लियर? तो हमें यहां पर मिल गई -5 एंड 2, तो इसे हम लिखेंगे -5x प्लस 2x, क्योंकि x साथ में है हमारे पास। ठीक है, तो -5x प्लस 2x। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म से जो भी आपको पॉसिबल कॉमन वैल्यूज मिल रही हैं उसे निकाल लीजिए। यहां पर तो सिर्फ हमारे पास x ही कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो हम x को कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर ब्रैकेट में अब क्या बचेगा, यहां से हमने एक x बाहर निकाल लिया तो अंदर एक x रह गया, माइनस एज इट इज 5x में से हमने x को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या रह गया, 5। क्लियर? अब इन दो टर्म में से देखो क्या कॉमन निकल सकता है। इसमें x तो दोनों में नहीं है तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते, बट 2 और 10 में से 2 कॉमन निकल सकता है बाहर। ठीक है, तो अंदर यहाँ 2x में 2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर रह गया x, माइनस एज इट इज। अब 10 में से 2 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या रह गया, 5 इज इक्वल टू 0। अब थर्ड स्टेप में आपको ध्यान रखना है, जो अंदर आपकी कॉमन वैल्यूज निकली है ना, ये दोनों सेम होनी चाहिए। फर्स्ट 2 में से जो कॉमन वैल्यू निकाल ली है, अंदर जो रह गया वो, और लास्ट 2 टर्म में से जो अंदर वैल्यूज रहेगी वो दोनों सेम होनी चाहिए आपकी। यहां पर मेरी x -5 सेम आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी जो भी क्वेश्चन करेंगे आपकी ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। क्लियर? अब हम x -5 को आउट ऑफ ऑल कॉमन निकाल लेंगे। जब मैंने x -5 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, यहां से x बचा और यहां से +2 बचा। इसको लिख लेंगे अब इज इक्वल टू 0। अब दो वैल्यू इक्वल टू 0 कब हो सकती है प्रोडक्ट में, जब या तो ये टर्म 0 हो या ये टर्म 0 हो। ठीक है ना, क्योंकि 0 इंटू समथिंग ही 0 होता है ना, तो किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा, तो हमें नहीं पता कौन 0 है, तो हम लिखेंगे आइदर x -5 इज इक्वल टू 0 होगा या x + 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगर x -5 0 है तो यहां से हमें x की वैल्यू 5 मिल गई और यहां से x की वैल्यू -2 मिल गई। तो यही दो वैल्यूज आपकी रूट होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या यही दो वैल्यूज सॉल्यूशंस होंगी आपकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करते हैं, हम अपनी वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। पुट करने पर अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई तो दैट मीन्स ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप वेरीफाई करके देखेंगे, अगर तो ये इसको सेटिस्फाई करता होगा तो ये इसके रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2 आर सॉल्यूशंस ऑफ कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² -3x - 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फर्स्ट मेथड है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कंपेयर कर लो इस इक्वेशन को अपनी जनरल इक्वेशन से। ठीक है, जनरल इक्वेशन मैंने ये लिखी है, यहां से कंपेयर करो तो a आपको मिल जाएगा 2, b आपको मिल जाएगा 1 एंड c मिल जाएगा आपको -6। क्लियर है? हमें ऐसी दो वैल्यूज फाइंड करनी है, p + q करें अगर तो वो 1 आ जाए, एंड मल्टीप्लाई करें p q करें अगर दो वैल्यूज का तो वो क्या आ जाए, ac के इक्वल। ac क्या है, यहां पर a 2 है और c क्या है, -6। तो -6 को 2 से मल्टीप्लाई करो वो -12 हो जाएगा। क्लियर है? इतना तो आपको समझ आ गया।
अब हमें -12 के फैक्टर्स देखने हैं। -12 के, सॉरी 12 के लिख लो अभी, माइनस को छोड़ो। तो क्या बन जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इसमें से आपको सपोज करके दो वैल्यूज निकालनी है कि ऐसी दो वैल्यूज जिनका हम सम करें तो वो 1 आए, प्रोडक्ट करें तो वो -12 आए। क्लियर है? तो अगर मैं 4 और 3 सपोज कर लूं, 4 और 3, ठीक है, 4 और 3, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये 7 आता है, बट हमें क्या चाहिए, 1। ठीक है, अगर मैं 3 के साथ माइनस लगा दूं, 3 के साथ माइनस लगा दूं तो आपका ये क्या बन जाएगा, 4 - 3 बन जाएगा, और ये 1 आ रहा है। और अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूं -3 से तो वो -12 ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप फैक्टर्स फाइंड करके प्लस माइनस पोस्ट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि हमें यहाँ पे +1 चाहिए और प्रोडक्ट में -12 चाहिए। तो वो पॉसिबिलिटी इनके साथ बन रही है अगर मैं 4 और -3 सपोज कर लूं। क्लियर है? तो इस तरह से आपको दो टर्म्स मिल गई, पी एंड क्यू की वैल्यू मिल गई, तो वो आप पुट कर दीजिए अपने क्वेश्चन में। अब 2x एज इट इज प्लस 4x -3x -6 इज इक्वल टू 0। तो बस अब आपको मिडल टर्म में वो दो वैल्यूज डाल देनी है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एज इट इज करनी है। फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट 2 टर्म्स सपोज कर लेंगे, इसमें से कॉमन वैल्यू निकाल लीजिए। अब 2 और 4 में कॉमन देखो, 2 कॉमन निकल सकता है, x² और x में x कॉमन निकल सकता है। ठीक है, कॉमन निकल गया। अब 2x² में से हमने 2x कॉमन निकाल लिया, अंदर सिर्फ एक x बचा, प्लस एज इट इज 4x में से हमने 2x बाहर निकाल लिया, तो अंदर सिर्फ 2 बचा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चलता कि अंदर क्या बचा है तो आप डिवाइड करके देख लो, जैसे 4x को डिवाइड कर दो 2x से, तो x से x कैंसल, तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, 2 2 जा 4। ठीक है, जैसे 2x² को डिवाइड करके देख लो 2x से, तो 2 2 कैंसल, x से एक x कैंसल, तो x बचेगा। तो यही लिखा है मैंने। क्लियर? अब अंदर आपको ये सेम टर्म चाहिए। ठीक है, तो अगर हम -3 कॉमन निकाल लें अंदर से, यहां से लास्ट 2 में से, तो ये यहां पे भी x + 2 ही बचेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे -3x -6, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लो कि हमने जो कॉमन निकाला है वो क्या सही निकाला है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आपकी सेम आ रही हैं। तो अब यहां से x + 2 को कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 2x - 3। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 है तो यहां से x की वैल्यू -2 मिल जाएगी, और यहां से मिल जाएगी x की वैल्यू 3/2। यही दोनों इसके रूट्स हैं। क्लियर? इसी तरह से अब थर्ड पार्ट देखते हैं। कंपेयर कीजिए वैल्यूज को। a आ गया आपका √2, b आपका 7 है, c आपका 5√2। तो हमें p + q चाहिए 7 एंड p q चाहिए, मल्टीप्लाई कर लो, 5√2 है, तो ये बन जाएगा 5 × 2 यानी 10। तो हमें 10 की ऐसी दो वैल्यूज चाहिए, फैक्टर्स निकाल लो 5 और 2। तो 5 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहां पर तो आपको कोई भी प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमें 5 और 2 दो वैल्यूज मिल गई, जिनको हम ऐड करें तो 7 और प्रोडक्ट करें तो 10। तो हम अपने क्वेश्चंस में ये वैल्यूज डाल देंगे, 5x + 2x + 5√2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहां से कॉमन निकाल लीजिए, √2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x ही कॉमन निकलेगा। ठीक है, x कॉमन निकल गया तो अंदर आ गया √2x, प्लस यहां से 5x में से x कॉमन निकाल लिया तो अंदर आ गया सिर्फ 5। क्लियर? प्लस यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो, अब 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, लिख सकते हैं ना। 2 को √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 ही रहेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 ही बचता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
जब 2 को मैंने √2 का स्क्वायर लिख दिया और एक √2 अगर मैं बाहर निकाल लूं, एक √2 मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर एक √2 ही बचेगा, ठीक है, और x भी बचेगा। 2 को मैंने लिख लिया √2 इंटू √2, एक √2 मैंने बाहर निकाल लिया तो 2 का एक √2 अंदर ही रह गया और x भी अंदर ही रह गया। यहां से 5 √2 में से मैंने √2 बाहर निकाला है तो अंदर 5 ही रह गया। अब ये टर्म देखो सेम है, क्लियर। तो एक बार इसे लिख लीजिए और इसे लिख लीजिए, तो या तो ये 0 होगा आपका या ये 0 होगा। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू आएगी -5 अपॉन √2 और यहां से आएगी x की वैल्यू -√2, ठीक है। तो ये इसके 2 रूट हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब फोर्थ पार्ट में आपके पास 1/8 है, तो ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए आपके पास फ्रैक्शन में। तो हम ऐसे करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं आउट ऑफ होल। तो ये बन जाएगा 16x² -8x + 1 और नीचे जो 8 बचेगा वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा टोटली। हमने एलसीएम ले लिया 8 से, तो यहाँ 16x² आया -8x + 1 अपॉन 8 बचा था, वो 8 मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो वो 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये थर्ड स्टेप लिख दिया डायरेक्ट। अब कंपेयर करेंगे तो a 16 आ रहा है, b आपके पास -8 आ रहा है, c 1 आ रहा है। ऐसी दो टर्म जहां पर प्लस करें तो -8 मिले हमें, प्रोडक्ट करें अगर तो वो 16 इंटू 1 16 मिले। तो 16 के हम फैक्टर्स निकालते हैं पहले। क्या बन सकते हैं, 4 और 4, 4 4 16 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है। लेकिन अगर हम 4 + 4 करें तो वो +8 आता है, हमें तो -8 चाहिए। तो अगर हम इस 4 के साथ भी माइनस लगा दें और इस 4 के साथ भी माइनस लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, -4 -4, तो ये हमें -8 दे देगा। यानी अब हमें क्या वैल्यू मिली, -4 -4, -4 -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 ही आएगा, ठीक है। तो अब हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए 2 वैल्यू मिल गई, -4x -4x + 1 = 0। इन 2 से कॉमन निकालो, 4x पूरा कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचा 4x, 16x² ही बनाएगा मल्टीप्लाई करोगे, और ये 4x बाहर निकल गया तो -1 बचा, यहां से -1 कॉमन निकाल लो तो ये भी 4x -1 बचेगा, ठीक है। तो 4x -1 4x -1, तो या तो ये वाला 4x -1 0 होगा या ये 4x -1। तो यहां से भी x की वैल्यू 1/4 और यहां से भी x की वैल्यू 1/4, यही दोनों वैल्यूज इसके सॉल्यूशन है। क्लियर। लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, कंपेयर करते हैं a 100 b -20 c 1। दो ऐसी वैल्यू p एंड q जिसमें ऐड करें तो -20, प्रोडक्ट करें तो 100 आए। तो 100 के हम वैल्यूज देखते हैं। तो 5 to the 10, 5 to the 10, 10 और 10 अगर हमें दो वैल्यूज मिल जाएं तो 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 तो आता है, लेकिन हमें -20 चाहिए। -20 के लिए हमें दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इनका सम करेंगे तो ये -20 तभी आएगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्लस तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो दो वैल्यू हमें क्या मिली, -10 -10, -10x -10x + 1 = 0। कॉमन निकालते हैं वैल्यू, 10x कॉमन निकल जाएगा, अंदर भी 10x बचा यहां से और यहां से 1 बचेगा, यहां से -1 तो 10x -1, तो यहां से भी 10x -1 और 10x -1 = 0। अब या तो ये 10x -1 0 होगा या ये 10x -1 0। तो यहां से x की वैल्यू 1/10 और यहां से भी x की वैल्यू 1/10। तो यही इसके दो सॉल्यूशन है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1।
जो आपकी एग्जाम्पल 1 थी वो एक्सरसाइज 4.1 की एग्जाम्पल थी, और एक्सरसाइज 4.1 में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी सीख ली थी। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल 4.1 में स्टेटमेंट बना लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो इक्वेशन ये आई थी। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो मैं अब आपको ये सॉल्यूशन बताती हूँ। ये आप वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। यहां पर भी आप कंपेयर करेंगे, ए को 1, बी को -5 एंड सी आपके पास आ जाएगा 324। तो आपको ऐसी दो वैल्यू चाहिए पी एंड क्यू जिसका सम करें तो वो आपको -45 मिल जाए, और अगर इन्हीं दो वैल्यूज का प्रोडक्ट करें आपको तो वो AC के इक्वल मिले। AC मतलब क्या बन गया 324। क्लियर, तो आप वैसे ही करेंगे। 324 के आप फैक्टर्स निकाल लीजिए, क्या बन जाएंगे। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब यहां से आप मल्टीप्लाई करके ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड कीजिए जिनका सम -45 आए और प्रोडक्ट 324 आए। हम करके देखते हैं। जैसे अगर मैं ये सपोज कर लूं 2 2 4, 4 सीधा 12, एक मैंने 12 ले लिया, और 3 सीधा 9, 9 से 27। तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये आपका 45 आ रहा है, सॉरी प्लस करके देखो तो ये नहीं आ रहा, ये 39 मिल रहा है आपको, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो इसी तरह से आप चूज कर करके चेक करो आप क्या ले सकते हैं। अगर हम ले लें 3 सीधा 9, 9 टू द 18, इस तरह से 18 और 18, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 54 और 6 ले लें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसी क्या वैल्यूज लें, ऐसे आपको बनाने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि हम ऐसी क्या वैल्यू लें कि हमें मिल जाए। अगर हम ले लें 2 2 4, 12, 12 3 36, 36 एंड 9 ले लें अगर हम, तो हमें 45 मिल रहा है। 36 एंड 9 अगर हम लें तो हमें 45 मिल रहा है, और 36 को मल्टीप्लाई करो 9 से तो आपका 324 आ रहा है। तो आपने 36 एंड 9 सपोज कर लिया, ठीक है। बट अगर हम उनका प्लस करते हैं तो वो 45 हमें प्लस का मिल रहा है, हमें माइनस का 45 चाहिए। ठीक है, तो माइनस का 45 तो तभी आएगा जब हम -36 ले लें और -9 ले लें, ये तभी पॉसिबल है, तब आपका -45 तभी आएगा। तो आप पहले दो वैल्यूज चूज कर लीजिए, उसके बाद आप प्लस माइनस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको वो वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो आपको +324 तो मिल जाएगा। तो हमें वैल्यूज मिल गई अब यहां से -36x -9x +324 इज इक्वल टू 0। तो वो आएंगे आपको इसी तरह से। इन्हीं वैल्यूज को कैसे भी करके मल्टीप्लाई करके आप चेक करके देख सकते हैं आपको क्या वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज मिल गई। अब कॉमन निकाल लीजिए, ये -36 ही बचेगा अंदर, तो एक x -36 और x -9 इज इक्वल टू 0। तो एक आपको वैल्यू मिल जाएगी 36 और एक वैल्यू मिल जाएगी 9। क्लियर। इसी तरह से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट में आपकी ये इक्वेशन आई थी एग्जाम्पल 1 में। ठीक है, तो यहां तक तो आप अपने एग्जाम्पल को देख लेंगे, और अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ। b -55, c 750। तो आपको p + q चाहिए -55 और प्रोडक्ट चाहिए 750।
तो हम 750 के भी वैल्यूज फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो 5 से करते हैं। ये वैल्यू मिल गई। अगर मैं इसमें 15 ले लूं, एक 5 5 25, 25 टू द 50, 50 और 15, तो ये तो नहीं बन रहा 55। 5 टू द 10 और मैं ले लूं 25 और 375, तो भी नहीं बनेगा। 5 टू द 15, 15 टू द 30 और 25 अगर मैं ले लूं, 30 और 25 को जब ऐड करेंगे तो हमें 55 मिल रहा है। ठीक है, तो हमें -30 और -25 सपोज करना पड़ेगा, तभी हमें -55 मिलेगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x² -30x -25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से -25 कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर आ गया x -30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ये कॉमन निकाल लीजिए, तो एक वैल्यू आपको 30 मिल गई और एक वैल्यू 25 मिल गई। तो यही इसका सॉल्यूशन है। क्लियर? तो आपको बस दो वैल्यूज फाइंड करनी है। इसी तरह से इसके प्राइम फैक्टर निकाल के उसमें किसी किसी को मल्टीप्लाई करके देखो, जहां पर आपको ऐसी दो वैल्यूज मिल जाएं जिन्हें हम ऐड करें। तो मिडल टर्म को ध्यान देना है, तो प्रोडक्ट तो आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने इसी के फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी दो वैल्यूज चूज करनी है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो हमें दो नंबर निकालने हैं वो जिनका सम 27 आए और प्रोडक्ट 182 आए। ठीक है, तो हमें पहले स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है अपनी इक्वेशन में। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज x, क्योंकि हमें यहाँ नंबर गिवन नहीं है। ठीक है, और सेकंड नंबर हमें पता नहीं है अभी। हमें भी एक ही नंबर को सपोज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही वेरिएबल में इक्वेशन होती है, तो हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं सपोज कर सकते। तो अभी आपके पास क्या हो जाएगा, हमें पता है कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर जो है वो है 27। तो अब हम यहां से सेकंड नंबर निकाल सकते हैं, वो बन जाएगा 27 - x। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमें x मिल गया, सेकंड नंबर ऑब्वियसली 27 में से जो x माइनस करेंगे वही होगा, क्योंकि हम सम इनका 27 है। ठीक है, पहले तो हमें दो नंबर पता चल गए अभी और इनका जो प्रोडक्ट है दोनों नंबर का वो 182 है। अब प्रोडक्ट जो है यानी फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, इनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है। तो यहां से इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 27x माइनस x² इज इक्वल टू 182। ये टर्म को आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो ये बन जाएगा 182 माइनस 27x प्लस x² इज इक्वल टू 0। जब इस टर्म को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बन जाएगा 27x के साथ और x² के साथ बन जाएगा प्लस। तो अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, x² माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो अब आपकी जो इक्वेशन थी वो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसके वैल्यूज निकाल इक्वेशन। अब हमें ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिनका प्रोडक्ट आए 182 और सम आए 27 या -27। ठीक है, जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो A 1 आ जाएगा, B -27 और C आ जाएगा 182। क्लियर? तो ऐसी दो वैल्यूज हमें चाहिए, P प्लस Q जो आए -27 और PQ आपको आ जाए AC के इक्वल यानी 182। ठीक है, तो हम 182 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये बन जाएगा
तो ये 7 पे चला जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 21 और 13 1। तो हम 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 26 और 7 मिल जाए तो नहीं बनेगा। 7 जुदा 14 और 13 करें अगर हम, तो हमें 27 मिल रहा है अगर हम ऐड करके देखें तो, ठीक है ना। तो हम -14 और -13 ले लेंगे अब। क्लियर। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x² -14x -13x + 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लीजिए वैल्यू, x कॉमन निकलेगा, यहाँ से -13 कॉमन निकल जाएगा, तो x -14 इज इक्वल टू 0। तो x -14 x -13 इज इक्वल टू 0। तो x 14 और x 13। क्लियर। जब आपका x 14 है तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट नंबर था ना, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 27 - 14 और वो होगा 13। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकल जाएगा। क्लियर। फर्स्ट नंबर 14, ये सेकंड 13। अगर आप फर्स्ट नंबर 13 कह रहे हो, अगर यहाँ फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर 14 आ जाएगा, 27 - 13 14। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपके 2 नंबर आ गए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का हमने 4.1 में भी पढ़ा था। वो कैसे नंबर होते हैं, जो लगातार आते हैं। मतलब लगातार का मतलब 1 के बाद 2 ही आए, लगातार आ रहे हैं ना, 1 2 2 3, ठीक है, 4 5। तो इस तरह से जो एक के बाद ही आए एक दूसरा नंबर, तो वो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। जैसे अगर मैं x ले लूं तो x से नेक्स्ट नंबर क्या होगा, x में हमें +1 ही करना पड़ेगा तभी नेक्स्ट नंबर आएगा। तो अब यहां पे सपोज कर लेते हैं हम एक x और एक x + 1। लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा x + 1। गिवन क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स, इनका स्क्वेयर और फिर सम, मतलब इसका स्क्वेयर, इस नंबर का स्क्वेयर और सेकंड नंबर का स्क्वेयर, इनका सम आपको गिवन है 365 के इक्वल। क्लियर। यहां पे हम फॉर्मूला लगा देंगे a + b के होल स्क्वायर का, a² तो x² आएगा, a² + b² तो 1 + 2ab यानी 2x 365। ये बन जाएगा 2x², ये +2x + 1 - 365 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2x² + 2x, 1 - 365 364 माइनस के। अब 2 इसमें से सब में से कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा x² + x माइनस, इसे कॉमन निकाला 182। ठीक है, 2 × समथिंग इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x + x - 182 इज इक्वल टू 0। पता है ना ये बात, अगर 2x इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 0/2, तो x भी आपका 0 ही आएगा। ठीक है, 2 × समथिंग इज इक्वल टू 0 मतलब दिस इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें वैल्यूज निकालनी है, कंपेयर कर लो जनरल इक्वेशन से। तो a1 b1 c - 182। ठीक है, 182 के हमने अभी फैक्टर्स निकाले हैं। तो यहां से भी अगर हम 14 और 13 लें, 14 एंड 13, अगर हमें +1 चाहिए तो हम 13 के साथ माइनस ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम 14 - 13 करेंगे तो वो +1 आएगा, और 14 × -13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -182 आएगा। तो हमें यही चाहिए, 1 और -182। क्लियर। तो हमें मिल गया x² + 14x - 13x। तो यहां से कॉमन निकाल लीजिए वैल्यू, x कॉमन निकलेगा दोनों में से, यहां से -13 कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर भी x + 14। तो ये x + 14 x - 13, तो x या तो -14 होगा अब, और x
या तो 13 होगा। बट x इज इक्वल टू -14 तो हम सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो -14 है वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू 13 ही सपोज करनी पड़ेगी। तो आपको मिल गया फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर और सेकंड फिर क्या हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर 13 + 1 14। तो आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मिल गए। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। तो एल्टीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपकी ट्रायंगल है एक तरह से, ये बेस होता है आपका। क्लियर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब परपेंडिकुलर जो है राइट ट्रायंगल का वो कितना है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से लेस देन है 7 सेंटीमीटर, तो पहले हमें बेस पोज करना पड़ेगा। बेस को हम एक्स पोज कर लेते हैं, और फिर एल्टीट्यूड क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, तो x - 7 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज आपको मिला हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हमें ये 2 साइड्स निकालनी है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। ठीक है, पहले आप लिख लेंगे, लेट द बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू x - 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, ऐसे लिख लेते हैं, लेट बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, और परपेंडिकुलर ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू x - 7 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, x - 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये बन जाएगा 269, जब मल्टीप्लाई करेंगे 169 सॉरी, तो ये बनेगा 169, और ये हम फॉर्मूला खोल लेंगे a - b के होल स्क्वायर का, x स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर 49 माइनस 7 टू द 14x प्लस x स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49। इसको हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, ये बन जाएगा माइनस का उधर जाके, और इज इक्वल टू 0। और इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस कर दीजिए 120, 2 आउट ऑफ 4 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, अभी मैंने बताया था अगर 2x इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गई है, कंपेयर कीजिए वैल्यू। प्रोडक्ट में हमें चाहिए -7, ठीक है, और सॉरी प्लस में चाहिए -7, प्रोडक्ट में चाहिए -60। तो ऐसी दो वैल्यूज क्या बन सकती हैं, 60 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। फाइव टू द 10 और 6 तो 7 नहीं आता, 12 और 5 12 और 5 हमें मिल गए। -7 चाहिए तो हमें बड़ी टर्म के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, तो -12 + 5 करेंगे तो -7 मिलेगा, और -12 इंटू 5 करेंगे तो -60 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख देंगे -12x + 5x
-60 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12, तो यहाँ से x आपको 12 मिल जाएगा और -5 मिल जाएगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं स्टेप। अब -5 तो आपकी वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि बेस जो है यहाँ पर ये लेंथ है x सेंटीमीटर, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो x इज इक्वल टू -5 तो हम सपोज नहीं कर सकते, तो हमें 12 भी सपोज करना पड़ेगा। तो बेस यहाँ पर आपको मिल गया 12 और परपेंडिकुलर क्या मिल गया 12 माइनस 7 यानी 5। क्लियर है? तो ये सेंटीमीटर में ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of article produced. हमें करना है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस और क्या फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, और गिवन क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास गिवन है इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वो क्या है वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। किससे ट्वाइस है? द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो पहले हमें इसे सपोज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं। ठीक है, तो अब हम सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए 1 डे x। ठीक है, कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में x। अब कॉस्ट क्या है उसकी? अब देखते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बन जाएगी ऑफ ईच आर्टिकल। अब ये किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल की बात हो रही है। ऑफ ईच आर्टिकल वो क्या है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी ट्वाइस हो गया जितने हमने आर्टिकल प्रोड्यूस किए हैं, तो इसका ट्वाइस और 3 मोर देन है तो यानी +3 हो गया। 3 मोर देन का मतलब +3। ठीक है ना, हमारा 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। इसे हमने x मान लिया, इसका ट्वाइस बन जाएगा 2x और 3 मोर देन का मतलब +3, तो ये आ गया। हमने क्या निकालना है और हमें गिवन क्या है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और वैसे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बनेगी इसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? टोटल कॉस्ट क्या बनेगी? जितने भी आप आर्टिकल प्रोड्यूस होंगे उनकी सबकी कॉस्ट, ये तो किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल की कॉस्ट है। ठीक है, तो अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बनेगी जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, ठीक है, इनटू उस आर्टिकल की कॉस्ट, तभी टोटल कॉस्ट निकालेंगे। किसी एक आर्टिकल की हमने पहले कॉस्ट निकाली, फिर कोई अनदर आर्टिकल की कॉस्ट, तो यानी जितने भी आर्टिकल हम लेंगे उन सभी आर्टिकल की कॉस्ट होगी टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आपको 90 गिवन है टोटल कॉस्ट, ये नंबर ऑफ आर्टिकल x है और उस पर्टिकुलर आर्टिकल की कॉस्ट है 2x + 3। क्लियर? तो इसे सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x² बन गया प्लस 3x बन गया। अब 2x² प्लस 3x को एज इट इज 90 को ले जाओ राइट हैंड साइड पे, तो ये बन गया इज इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर कर लो, a 2 है, b 3, c बन गया -90। हमें ऐसी दो वैल्यूज चाहिए, p + q उसका 3 आ जाए, सम करें और प्रोडक्ट करें तो -180।
प्रोडक्ट करें तो AC के इक्वल, यानी -90 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -180। तो इसकी वैल्यूज निकाल लो 180 की। क्या बन जाएंगी? 20 और 9 तो नहीं बन रही। 15 3 to 6 6 to the 8 तो भी नहीं बनेंगी। 15 और 12, 5 3 जा 15 और 3 to the 6 6 to the 12। तो 15 और अगर हम 12 लें तो हमारे को 3 मिल रहा है, माइनस करते हैं तो, यानी 12 के साथ हमें माइनस चाहिए और 15 के साथ प्लस। तभी जब हम इन्हें 15 को प्लस करेंगे -12 के साथ तो वो माइनस ही बन जाएगा, तो 3 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 180 आएगा। ठीक है, तो 15 और 2 मिल गए हमें, तो यहां लिख देंगे हम 15x - 12x - 90। यहां से x कॉमन निकलेगा, 2 और 15 में कुछ कॉमन नहीं है तो x कॉमन, तो 2x + 15 माइनस, यहां से क्या कॉमन निकल सकता है? 6 निकल जाएगा क्योंकि हमें 2 चाहिए अंदर। 6 - 6 कॉमन निकालो तो 6 2 दा 12 प्लस 15 6 जा 90, तो ये हो गया। तो यहां से हमें मिल गया 2x = -15 और x मिल गया 6, x मिल गया -15/2 और यहां से x 6। तो ये वैल्यू तो हो नहीं सकती, ये तो माइनस पॉइंट में आएगी समथिंग वैल्यू, तो ये हम माइनस में हम कंसीडर नहीं कर सकते रुपीस को। क्लियर है? तो x = 6 होगा, तो यानी हमें नंबर ऑफ आर्टिकल मिल गए, नंबर ऑफ आर्टिकल मिल गए 6, और कॉस्ट क्या मिल गई? अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 × 6 + 3, 6 to the 12, 12 + 3 15, तो हमें वो मिल गई 15 कॉस्ट। हर एक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कॉस्ट, हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 15 है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि हमें नंबर इस तरह से फाइंड करने हैं कि आपकी जो मिडल टर्म है वो 2 नंबर में स्प्लिट हो जाए। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट्स। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।